नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोग से संबंधित वर्कशीट नंबर 8, जिसका टॉपिक है अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र। हमारे चारों ओर लोग तरह तरह के काम करते हैं। आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, आपको लोग बहुत तरह के काम करते हुए दिखेंगे। दर्जी कपड़े सिलते हुए दिखेगा, शिक्षक आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे, डॉक्टर आपको इलाज करता हुआ दिखेगा, केमिस्ट सामान दवाइयाँ बेचता हुआ दिखेगा, है ना। आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए तो लोग तरह तरह के काम कर रहे होंगे। कोई सब्जी बेच रहा होगा। तो कभी आपने सोचा है कि वो काम क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है, तो कोई रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई अपना शौक़ पूरा करने के लिए, और कुछ लोग सेवा भाव से या कर्तव्य मानकर कोई काम करते हैं। अब एक ही कार्य जो होता है वो अलग अलग उद्देश्य से किया जा सकता है। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक काम वाली दूसरों के घरों में अगर काम करती है तो रोजी रोटी कमाने के लिए करती है, लेकिन अगर वही काम वो अपने घर में करती है तो वो कर्तव्य मानकर करती है। इसी प्रकार एक होटल वाला लोगों को खाना खिलाता है तो किस लिए? रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन वही खाना जब गुरुद्वारों में खिलाया जाता है तो लोगों को किस लिए खिलाया जाता है? सेवा भाव के लिए, क्योंकि वो पैसा तो कमाते नहीं है, लोगों से पैसा नहीं लेते ना, तो वो सेवा भाव से लोगों को खाना खिलाते हैं। तो एक काम लेकिन उद्देश्य अलग अलग। इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति पेंटिंग बनाता है, उसको बाज़ार में नहीं बेचता तो वो शौक़ के लिए पेंटिंग बनाता है। दूसरा व्यक्ति पेंटिंग बनाता है, उसको बाज़ार में बेचता है रोजी रोटी कमाने के लिए। तो काम एक ही है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। अब आते हैं कार्यों के प्रकार पर। कार्य कितने प्रकार के होते हैं? कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्थिक क्रियाएं, दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं, इस शब्द से स्पष्ट होता है अर्थ के लिए की जाने वाली क्रियाएं। अर्थ मतलब धन, धन के लिए किए जाने वाले कार्य। इसको इस परिभाषा से और अच्छे से हम समझ सकते हैं। जिन कार्यों का उद्देश्य धन प्राप्ति हो या जिनमें धन का आदान प्रदान हो, कुछ शुल्क दिया जाए या लिया जाए, उन सभी कार्यों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इस बात को हम आगे जो उदाहरण दिए गए हैं उससे और अच्छे से समझ सकते हैं। शिक्षकों द्वारा विद्यालय में पढ़ाना। अब जो टीचर है विद्यालय में क्यों पढ़ाता है? उसको बदले में क्या मिलता है? वेतन, यानी धन। ठीक है, तो ये शिक्षक द्वारा विद्यालय में पढ़ाने का जो काम है वो धन के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए ये आर्थिक क्रिया है। इसी प्रकार एक जो डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक पर मरीज को देखता है, तो मरीज उसको बदले में क्या देता है? फीस देता है, जिसको शुल्क बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ने काम किया, मरीज का इलाज किया, लेकिन किस लिए किया? धन प्राप्त करने के लिए। तो उसका ये कार्य आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो धन के लिए ना की जाएं। जिन कार्यों में किसी प्रकार का धन का लेन देन ना हो उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसको उन्हीं उदाहरणों की सहायता से समझ सकते हैं। अब जो शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहे थे, वही शिक्षक जब अपने घर में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बदले में उनको धन नहीं मिलता, है ना। तो उनका वो कार्य जो है वो गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसी तरह जो डॉक्टर है अगर घर में अपने किसी परिवार के सदस्यों का इलाज करता है तो बदले में उसको पैसा नहीं मिलता, तो उसका जो कार्य है वो गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। ऐसी काम वाले का उदाहरण यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो काम वाली अगर दूसरों के घरों में काम कर रही है तो वो पैसा कमाने के लिए कर रही है, तो उसकी जो क्रिया है उस समय पे आर्थिक क्रिया कहलाएगी। लेकिन अगर वही कार्य वो अपने घर के लिए करती है तो वो गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं कुछ आर्थिक क्रियाएं बाजार के लिए होती हैं, जिनमें वेतन के लिए या लाभ के लिए भुगतान होता है। इन्हें बाजार क्रियाएं भी कहा जाता है। सरकारी सेवा भी इसमें शामिल है। इसका मतलब क्या है कि कुछ काम क्या करते हैं हम, वेतन या लाभ के लिए करते हैं तो उनको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और अगर हमने कोई क्रिया जो है बाज़ार के लिए की है, जैसे कोई हमने प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को, उत्पाद को बना करके बाज़ार में बेचा जा रहा है, तो वो बाज़ार क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। सरकारी सेवा भी इसमें शामिल है। सरकारी मतलब सरकार एक कर्मचारी जो पुलिस है, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, है ना, वो जनता की सेवा करते हैं। जनता उनको पैसा तो नहीं देती, सरकार पैसा देती है। तो जो वो सेवा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो धन कमाने के लिए कर रहे हैं। तो उनकी जो क्रियाएं हैं वो सब भी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। अब है जबकि कुछ उत्पादन स्वयं और अपने परिवार के लिए किया जाए उसे गैर बाजार क्रिया कहा जाता है। गैर बाजार क्रिया को हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। अगर एक किसान है, अगर वो फसल उगाता है बाज़ार में बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो उसका वो जो काम है वो बाज़ार क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब वही किसान अपने घर के
उपभोग के लिए, अपने घर के सदस्यों के उपभोग के लिए अनाज उगाता है, तो वो वाला जो उसका कार्य है वो गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत आएगा या गैर बाजार क्रिया कहा जाएगा। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पर। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं? 3। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। देखो नाम कितने आसानी से याद कर सकते हो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, जो द्वितीयक क्षेत्र है उसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर। हमारे कुछ काम जो हैं वो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, इन्हें प्राथमिक क्षेत्र के कार्य कहा जाता है। जैसे कृषि करना, मधुमक्खी पालना, लकड़ी काटना, ज़मीन के नीचे से खोद कर खनिज निकालना, मछली पकड़ना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के कार्य। ये जो सीधा सीधा प्रकृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मधुमक्खी हमने नहीं बनाई, प्रकृति ने दी है, हम उससे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो ये वाले हमारे काम जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें क्या होता है? प्रकृति से जो वस्तुएं हमको मिली हैं वो मानव जो है उनको अपने ज्ञान और कौशल से उनके रूप में बदल देता है उनके रूप को, और उनको और अधिक उपयोगी बना देता है। ठीक है, इससे द्वितीयक या विनिर्माण क्षेत्र के कार्य कहा जाता है। अब इसको हम एक उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जो लकड़ी है, लकड़ी काटना क्या था? प्राथमिक क्षेत्र का कार्य था। अब जब वो लकड़ी जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के पास आई, ये ध्यान रखना बेटा, जो द्वितीयक क्षेत्र है उसको कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल जो है, ज़्यादातर वो प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है, और जो द्वितीयक क्षेत्र है उसको उस रॉ मटेरियल को, उस कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलता है। यहाँ पे जो लकड़ी थी जो प्राथमिक क्षेत्र से मिली थी, द्वितीयक क्षेत्र को, उस द्वितीयक क्षेत्र ने उसको फर्नीचर में बदल दिया। फर्नीचर जो है लकड़ी से अधिक उपयोगी होता है, अधिक कीमती होता है। ऐसे ही दूध का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन दूध से मिठाइयाँ बनाना द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे मिट्टी से बर्तन बनाना, लोहे से मशीनें बनाना, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र पर। सभी प्रकार के कार्यों को भली प्रकार से करने और उनके उपभोग करने में अनेक सहायक सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी हम इनको अगर अपने काम करने, अब प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र तक सामान कैसे जाएगा? किसी ट्रक या टेम्पो में लद के जाएगा, है ना, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होगा? परिवहन का, है ना। और बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे जाती हैं, टेलीफोन द्वारा सूचना, भाई यहाँ पे माल ले आना। तो इसमें आप कौन सी उसका उपयोग कर रहे हो? संचार की सुविधा का। तो ये सारी जो सेवाएं हैं ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जो ये बाकी के क्षेत्रकों के कार्यों को भली प्रकार से करने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि सभी प्रकार के कार्यों को भली प्रकार से करने और उनके उपभोग करने में अनेक सहायक सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें तृतीयक या सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं परिवहन, बैंकिंग, पुलिस इत्यादि। लोग किन कारणों से विभिन्न कार्य करते हैं, ये आपको सबसे ऊपर इसका उत्तर मिल जाएगा। रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए, सेवा भाव के लिए, या कर्तव्य मानकर लोग विभिन्न कार्य करते हैं। अब आते हैं अपने आसपास ऐसे 4 कार्यों के उदाहरण लिखिए जो आर्थिक और अनार्थिक क्रिया दोनों हो सकते हैं। तो इसके उदाहरण आपके पास शिक्षक और डॉक्टर वाला भी था, काम वाली वाला भी था। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, या आपको और भी कोई उदाहरण अगर याद है तो आप इसमें लिख सकते हो। विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार वस्तुओं को उपयोगी बनाता है? तो इस पर अभी फर्नीचर वाला जो उदाहरण दिया था कि वो लकड़ी है उसको फर्नीचर में बदलकर उसको अधिक उपयोगी बना देता है। ऐसे ही दूध से मिठाइयाँ बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना। ठीक है, ये सारे उदाहरण आप इसमें लिख सकते हो। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? अब देखो, जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें सभी प्रकार की सेवाओं से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे व्यापार, संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन इत्यादि। इसीलिए इस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो अब आप इस वर्कशीट को कीजिए।